हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। और इससे पहले जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है वो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। और इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बेहद महत्वपूर्ण। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया समाज विज्ञान में तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दोनों सीरीज आप देख लीजिए। जो भी 40 से 50 मिनट की 2 वीडियो है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीस भाषा से लिया गया है। ग्रीक शब्द क्रेटिया का अर्थ क्या होता है तो उसका अर्थ होता है सत्ता या शक्ति। प्रजातंत्र में निर्णय लिए जाते किससे, बहुमत से लिए जाते हैं। तानाशाही किस देश में पाई जाती है तो इसमें उत्तर कोरिया में पाई जाती है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रजातंत्र ये किसने कहा कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है तो यह प्रोफेसर सिले ने कहा है। जिस शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है तो सेना की सर्वोच्चता जो है वो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लोकतंत्र पाया जाता है वह देश है स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किस देश में वयस्क मताधिकार सबसे पहले लागू किया गया, यानी वह कौन सा देश है जहां पर वयस्क मताधिकार सबसे पहले नागरिकों को प्रदान किए गए, वह है न्यूजीलैंड। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा किस शब्द से लिया गया तो जो शब्द डेमोक्रेसी है उसे ग्रीक भाषा से के डेमोक्रेटिया से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द डिमोस का अर्थ क्या है तो है डिमोस का अर्थ होता है लोग, और ग्रीक भाषा के शब्द क्रेटिया का अर्थ है वह है शासन। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है तो वह है जनता का शासन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं जनता की प्रभुसत्ता होती है, इसमें जनता का शासन होता है, जनता का हित इसमें निहित होता है, समानता मिलती है, समाज में किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाता है, निर्णय लेने की शक्ति जनता के पास होती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और कानून का शासन होता है। तो ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, आपको ये सारे पॉइंट जो है लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत के संविधान की मांग करी इन्होंने। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ भारतीय संविधान के जनक भी माने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य भी थे और भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी रहे। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्यता थी महिलाओं में। इस चैप्टर से जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक जो है शासन रहा तो वर्ष 1948 से लेकर वर्ष 1989 तक दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने काले लोगों के साथ रंग भेदभाव की नीति अपनाई थी। तो इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता प्राप्त करने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा और यह संघर्ष नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में किया गया और नेल्सन मंडेला को वर्ष 1964 में कैद किया गया और वह कितने वर्षों तक जेल में रहे तो 28 वर्षों तक जेल में रहे। इस बार इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ तो वह 26 अप्रैल 1994 को। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनने में लगभग कितने समय लगा, लगभग 2 साल लगे। इसी प्रकार से यहाँ से अगर हम बात करो जो क्वेश्चन पूछता है वह भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे तो भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ और 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान जो है लागू कर दिया गया। तो यहाँ से 1 नंबर से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से है तो उपरोक्त सभी कारणों से जो है संविधान की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस नेता के नेतृत्व में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया तो है पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया था। आज़ादी से पहले भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो है
यहाँ पर 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आता है, उसके बाद जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक भी हो जाती है। और पहली बैठक जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र होता है। भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 299। पहले कितने थे? 389। संविधान शब्द का अर्थ लिखें तो संविधान उन नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। नेल्सन मंडेला ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? तो नेल्सन मंडेला ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन किया। अगला है संविधान सभा ने कुल कितने दिन संविधान के मसौदे पर विचार किया? तो कुल कितने दिन किया? तो 114 दिन जो है संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा की 2 महिला सदस्य कौन कौन सी थी? तो इसमें थी श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। हमारे संविधान में दिए गए मुख्य शब्दों के रूप में संप्रभुता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है आम चुनाव किसे कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव किसे कहते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आम चुनाव अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्धारित समय प्रत्येक 5 वर्ष में जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। मध्यवर्ती चुनाव के मतलब क्या होता है? तो मध्यवर्ती चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जो चुनाव विधानमंडल के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कराया जाए, उसे मध्य अवधि चुनाव के नाम से जाना जाता है। मतदाता सूची से क्या अभिप्राय है? तो जिस सूची में मतदाताओं के नाम लिखे होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। चुनाव आयोग के 5 महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? तो चुनाव आयोग के कई बार जो है कार्य पूछा गया है, तो इसको आप पूरा कर लीजिए। चुनाव के 5 महत्वपूर्ण कार्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया और यह प्रणाली हमने किससे ली? ब्रिटेन के संविधान से ली है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन? तो बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में 12 जो है सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का क्या अर्थ है? काम रोको प्रस्ताव क्या होता है? प्रश्नोत्तर काल का क्या अर्थ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है वो है निषेधाधिकार का अर्थ समझाइए। तो निषेधाधिकार का अर्थ अपनी असहमति प्रकट करना अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना है। संकट काल कितने प्रकार के होते हैं? संकट काल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो और संकटकालीन परिस्थितियां बाध्य करती हों, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में 12। किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? और राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन करें अथवा राज्यसभा लोकसभा के मुकाबले में शक्तिहीन सदन है लेकिन वे आदर्श द्वितीय सदन बन गया है, चर्चा करें। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और संकरकरण शक्तियां, यानी राष्ट्रपति शक्तियों से क्वेश्चन जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रपति की शक्तियां और प्रधानमंत्री की शक्तियां में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जरूर आप जो है नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कवर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला है मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में कितने धाराओं में किया गया है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिए गए हैं। कहाँ पर? भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक में कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार जिसे अनुच्छेद 31 में दिया गया था वो था संपत्ति का अधिकार, और इसे अब समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब वो मौलिक अधिकार ना होकर क्या बन गया? विधिक अधिकार बन गया है, और उसे अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। धार्मिक अधिकारों की व्यवस्था किन अनुच्छेदों में की गई? तो 25 से 28 में की गई है। तो ये जो है मौलिक अधिकार से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से आने वाले हैं, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। भारत के संविधान में धारा 14 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अंतर्गत वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के 2 दोष और 2 महत्व बताइए। अवसर की समानता अनुच्छेद 16। हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। 6 नंबर से जो है 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पालमपुर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है खेती पालमपुर का मुख्य व्यवसाय, और इसके अतिरिक्त बहुत ही अन्य व्यवसाय जैसे लघु स्तरीय निर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सब जो है सीमित स्तर पर किए जाते हैं। तो पालमपुर से जो है क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, तो इस चीज़ों को आपको कवर कर लेना है। इनमें से कौन उत्पादन का एक प्रचुर साधन नहीं? वह है श्रम उत्पादन का प्रचुर साधन नहीं है। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? रोजगार से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, श्रम शक्ति, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, तो इसको आप कंप्लीट कवर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन और भूमि और भौतिक पूंजी जैसे संसाधन से आप क्या समझते हैं? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रिया क्या होती है? तो आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि, संयुक्त परिवार प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमा आर्थिक विकास, कृषि और मौसमी कार्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में आज क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 तत्वों को ले कीजिए जो जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। भारत में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा की गई 3 पहलों को समझाइए। बेरोजगारी दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निर्धनता क्या होती है? निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? NSSO का फुल फॉर्म क्या है? भारत में निर्धनता रेखा आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? आय विधि और व्यय विधि से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई?
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ किया गया? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई? तो यहाँ से एक योजना जरूर क्वेश्चन में आएगा, तो इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में निर्धनों का सबसे असुरक्षित समूह कौन सा है? निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई? मनरेगा क्या है? मनरेगा कितने दिनों तक रोजगार प्रदान करता है? निर्धनता की असुरक्षा धारणा से क्या अभिप्राय है? और निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई है? 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य असुरक्षित लोग क्या है? बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सहायकी यानी सब्सिडी क्या होती है? और भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? भारत में भयानक अकाल कब और कहाँ पड़ा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा? प्रोफेसर अमृत सेन की पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य लक्षण क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कंप्लीट जो है पॉलिटिकल साइंस और जियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं और आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर समाहित किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है सो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स, आपका एक सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।